नमस्ते भाइयों, मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे 498 ए के बारे में कि 498 ए यानी कि दहेज प्रताड़ना। तो जैसे ही आपकी पत्नी आपके खिलाफ में शिकायत थाने में करने जाती है कि साहब ऐसे से मेरे साथ हो रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना कि वो घर से कब निकली है और शिकायत कब दे रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 468 सीआरपीसी जो है उसमें कुछ टाइम लाइन दी गई है, कुछ टाइम दिया गया है। क्या इस इतने साल के अपराधों के लिए कितने दिनों के अंदर हम एफआईआर करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई कंप्लेंट आपकी जाती है तो उस पर प्री इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने देखा होगा कि एफआईआर जो होती है, एफआईआर में धारा 3/4 यानी 3/4 या दहेज लेने देने का जुर्म, और समझ रहे हैं आप, धारा 3 लेने देने का जुर्म और धारा 4 दहेज की मांग। धारा 3 के तहत में, धारा 4 के तहत में एफआईआर तो दर्ज हो जाती है। पुलिस क्या करती है? पुलिस नजरा नक्शी बना देती है, स्टेटमेंट 161 सीआरपीसी के दर्ज कर लेती है। लड़का पक्ष जो होता है यानी पति पक्ष होता है, उसके 162 में बयान अपनी मर्जी से लिख देती है कि अधिवक्ता के मार्फत न्यायालय में रखेंगे। सीआरपीसी 173(2) के तहत में अपनी चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर देती है। लड़के वालों का 41A के तहत में नोटिस देके चालानी पेश कर देती है। लेकिन यहाँ आपकी पत्नी और पत्नी के परिवार वालों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि धारा 3 ये कहती है दहेज लेने और देने का जुर्म। धारा 3 जो है वो ये कहती है दहेज लेने और देने का जुर्म, और धारा 4 ये कहती है कि दहेज की मांग। दोनों चीजों में बहुत अंतर है, और मजिस्ट्रेट इस पे संज्ञान ले लेता है। अब हम क्या करना चाहिए? तो जिस आईओ ने चार्जशीट लगाई है और जांच करी है, और जहां मजिस्ट्रेट ने ये संज्ञान लिया है, तो सामान्य नियमावली दांडिक के प्रावधानों के तहत में, ये जो सामान्य नियमावली दांडिक जो है ना, ये हर स्टेट की अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लगती है, तो इसके प्रावधानों के तहत में आप एक प्रार्थना पत्र देंगे, उस प्रार्थना पत्र पे उस आईओ से कोर्ट स्पष्टीकरण मांगेगी। अगर स्पष्टीकरण से अगर संतुष्ट हो जाती है तो ठीक है। अगर स्पष्टीकरण से अगर संतुष्ट नहीं होती है तो उसके जिले के संबंधित एसपी को उसके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए कोर्ट लिखती है। इन द केस अगर एसपी भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आपको फिर उसी अदालत में एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा कि साहब इस तरीके से प्रावधान के तहत में कोर्ट ने इस तरीके से किया था और संबंधित जिले के एसपी ने किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की है। तो वो डायरेक्टली फिर क्या होगा कि जो हाई कोर्ट है, आपका जो कंसर्न हाई कोर्ट है, वो डायरेक्टली उस पर एक्शन लेगा। ये तो हो गई एक बात। आपने देखा कि जब चार्जशीट फाइल करी गई है तो लड़का पक्ष और उसके परिवार वालों के खिलाफ में 41A का नोटिस देके उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन लड़की पक्ष के खिलाफ नहीं किया जाता। जब आपके खिलाफ में 498 में अगर संज्ञान ले लिया जाता है तो आप उसकी चार्जशीट उठा के सीआरपीसी 395 में आप चैलेंज कर सकते हैं, हाई उसमें ऊपरी अदालत डीजे के आगे चैलेंज कर सकते हैं, साहब इसमें ये चार्जशीट लगाई गई, इसमें ये त्रुटि की गई है, इनको तमीला नहीं कराया गया, इनके खिलाफ में सम्मान नहीं निकाले गए, इन पर संज्ञान नहीं लिया गया, गलत संज्ञान लिया गया, एक पार्टी के खिलाफ गलत संज्ञान। तो इस तरीके की कार्रवाई भी आप कर सकते हैं। आप 498 में जो संज्ञान लिया उसके खिलाफ में आप 482 सीआरपीसी में भी जा सकते हैं। आप अगर चाहें तो जैसे संज्ञान हो गया तो आप उसका रिवीजन भी फाइल कर सकते हैं। हालांकि जो संज्ञान आदेश होता है वो इंट्रालोकेटरी ऑर्डर होता है, उसका रिवीजन लाई नहीं करता, लेकिन ये हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। हम मांग कर रहे हैं किसी चीज की, तो यह रिवीजन भी लाई कर जाता है, हम इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो पुलिस जब चार्जशीट लगाती है तो सबसे बड़ी गलती करती है, जैसे 406 आईपीसी लगा दी,
कोई बिल वाउचर वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और साबित कर दिया उसने। तो आप इसके खिलाफ में भी 156(3) के तहत में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट में मुकदमा चला सकते हैं, संबंधित अधिकारियों को इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि बचा जा सकता है और सही तरीके से अपनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप लोगों को मेरी सहायता की ज़रूरत है तो आप लोग हमसे आगरा मिल सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है नीचे डिस्प्ले कर रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको और आपके परिवार को बचाने के लिए। काफ़ी केसों में हमने लोगों को बचाया भी है और लोग हमसे मिलने भी आते हैं, हमारे घर पे भी आते हैं, रुकते भी हैं। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि कि हमें भी हौसला बढ़े और आप लोगों के लिए हम मेहनत करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो डालता हूँ, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं ठीक आता। लेकिन जो चीज़ें मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ ना, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। ये आप दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लीजिए। अगर कोई बताएगा भी ना तो आपको बहुत अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फ्री में आपको कोई नहीं बता रहा, फ्री में आपको ज्ञान कोई दे सकता है, समय नहीं दे सकता। और ये जो पीड़ित करके हैं लोग बोलते हैं, तो आज की डेट में पीड़ित सब हैं। हम भी पीड़ित हैं, आप भी पीड़ित हैं। कोई घर से पीड़ित है, कोई परिवार से पीड़ित है, कोई जमीन जायदाद से पीड़ित है, कोई बच्चों से पीड़ित है, कोई बीमारी से पीड़ित है। सब सारे लोग पीड़ित हैं। हमारा सिर्फ ये मकसद है कि किसी भी तरीके से पुरुष जो हैं उनको आत्महत्या करने से रोकना। सारे लॉ हैं, अगर आप सही से अगर कार्रवाई करेंगे तो सारी चीज़ें होती हैं। अभी हाल में ही 2-3 केस मेरे पास आए, उस पर मैंने काम किया, लोगों ने मुझे पैसा भी दिया। उनमें DV का आदेश हो गया था। उन आदेशों को कैंसिलेशन कराने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। वो एडमिट हुई, नोटिस जारी हुए उस पर। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वीडियो के मार्फत नहीं बता सकते, जो पर्सनली तौर पे ही आपको हम बता सकते हैं, इससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर हम वीडियो के मार्फत बताएंगे तो उसका फ़ायदा कोई दूसरा भी ले सकता है। धन्यवाद।